हेलो स्टूडेंट्स, मैं नीतीश सर एक बार फिर से आप लोगों को एक नए वीडियो के साथ, एक नए लेक्चर के साथ, एक नए चैप्टर के साथ आप लोगों के बीच हाजिर हूँ। चैप्टर का नाम ओम्स लॉ है। एम करीम फिजिक्स का ये चैप्टर है और हम लोग एम करीम के इस चैप्टर को के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको हल करने का हम लोग प्रयास करेंगे। आप लोगों से बस एक ही निवेदन है कि आप लोग वीडियोस को पूरा देखें। अगर अच्छा लगे, सही लगे, आपको लगे कि नहीं इस वीडियो से हमें कुछ भी फ़ायदा हुआ है, तो मेरे लिए, मुझे और उत्साहित करने के लिए आप सब आदमी एक कमेंट्स और सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपका नुकसान नहीं होगा लेकिन फ़ायदा बहुत ज़्यादा होगा। फ़ायदा इसलिए क्योंकि ये वो चैनल है जहाँ पे आपको पूरी की पूरी फिजिक्स आपको मिलेगी। फिजिक्स के जितने भी न्यूमेरिकल हैं, चाहे वो एम करीम का हो या फिर किस एच सी वर्मा का हो या फिर NCERT का हो, आपको हर बुक से आपको न्यूमेरिकल मिलेगी। और फिर इतना ही नहीं, ये वो चैनल है जहाँ पे क्लास 6 से लेकर के क्लास 10 तक के लगभग हर सब्जेक्ट आपको मिलेगा। इस चैनल पे आपको मैथ्स के भी कई सारे वीडियोस, मैथ्स के भी 11th और 12th की तैयारी कराई जाएगी। इसीलिए ये चैनल आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है। आप लोग इस चैनल को ज़रूर देखें और इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि इस चैनल पे आपको मिलने वाले जितने भी अपडेट्स हैं वो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो चलिए, ये सब बातें हर कोई करता है, तो मेरा भी आज मन किया कि आप लोगों से थोड़ी सी ये बातें बोल दूं, क्योंकि कई बच्चे कंप्लेन करते हैं, सर आपने तो सब्सक्राइब करने के लिए किसी को कहा ही नहीं। तो चलिए, आज हम भी कह दिए, तो आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। आज हम लोग शुरुआत करेंगे ओम्स लॉ का। सबसे पहले आपको पता है कि चैप्टर यानी कि न्यूमेरिकल की शुरुआत करने से पहले हमें उसके फार्मूला यानी कि उनके औजार की ज़रूरत पड़ती है, और वो हमारी फार्मूला सामने है। देखते हैं कि क्या है उनकी फार्मूला। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको V = IR मिलेगा। ये हमारा ओम्स लॉ पे बेस्ड है, जहाँ पे ओम साहब ने कहा था V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, और वहाँ से हमारी फार्मूला आती है V = IR। जो रेसिस्टेंस आप देख रहे हैं, ये रेसिस्टेंस का रेसिप्रोकल हमारा कंडक्टेंस कहलाती है, जिसको हम लोग G से डिनोट करते हैं, जिसको हम लोग G से डिनोट करेंगे। वहीं पे एक तीसरा फार्मूला जो रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी, जिसको स्पेसिफिक रेसिस्टेंस भी हम लोग कहते हैं, इनके बीच में एक रिलेशन होती है जिसको हम लोग कहते हैं R = ρ × L/A। ध्यान रखिएगा, ये हमारा क्या है, रेसिस्टिविटी है। ये हमारा क्या बोले, रेसिस्टिविटी है। ठीक उसी प्रकार से आगे अगर आप गौर से देखिएगा तो ये आपका सिग्मा है। सिग्मा को हम लोग कहते हैं कंडक्टिविटी। सिग्मा को हम लोग क्या कहते हैं बोले, कंडक्टिविटी। और ये सिग्मा जो है 1/ρ यानी कि रेसिस्टिविटी का रेसिप्रोकल होता है। यहाँ था कंडक्टिविटी, जो रेसिस्टिविटी का जो हमारा था रेसिप्रोकल था, और ये हमारा है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। ये हमारा, ये कंडक्टेंस और ये कंडक्टिविटी। कंडक्टेंस जो है ये आपका रेसिस्टेंस का रेसिप्रोकल होता है, और कंडक्टिविटी जो है वो रेसिस्टिविटी का रेसिप्रोकल होता है। रेसिस्टेंस का रेसिप्रोकल कंडक्टेंस और रेसिस्टिविटी का रेसिप्रोकल कंडक्टिविटी। ठीक उसी प्रकार से यहाँ से V = IR, तो फिर I = V/R आप कह सकते हो। इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाया गया है, क्यों? क्योंकि इसमें इसी फार्मूला को हम वेक्टर फॉर्म में भी डिनोट करते हैं, और कई बार हम लोगों से पूछता भी है कि बताइए ओम्स लॉ के वेक्टर फॉर्म्स क्या होते हैं। तो हमने थोड़ा सा सोचा कि क्यों ना आप तक पहुंचा दे वेक्टर फॉर्म्स। तो आपको पता है कि जो करंट डेंसिटी होती है, वो करंट डेंसिटी हमारा वेक्टर होती है, जो कि चार्ज पर यूनिट एरिया होती है। पर यूनिट एरिया में जो भी चार्ज होती है, जो भी करंट होता है, उसको हम लोग कहते हैं करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी इज इक्वल टू सिग्मा × E होता है। देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड ये भी आपका वेक्टर है और ये भी आपका वेक्टर क्वांटिटी है। ये दोनों वेक्टर क्वांटिटी है और इसी के रूप में डिनोट किया गया है, इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं कि वेक्टर फॉर्म्स है। लेकिन ये आया कहाँ से, उसको ज़रा गौर से देखिए कि ये आया कहाँ से। आप ऊपर वाले फॉर्मूला में देखें कि V = IR, तो हम कह सकते हैं I = V/R। अब यहाँ से R = इस वाले फॉर्मूला में देखिए, R का मतलब होता है ρ × L/A, तो ρ × L/A। इनको अगर हम लोग पलटी मारेंगे तो A हमारा ऊपर जाएगा। जैसे A ऊपर जाएगा तो I = VA / ρ × L हो जाएगी। इस A को जो ऊपर है उसको हम लोग नीचे लाएंगे तो I/A = V / ρ × L हो जाएगी। यहाँ I/A को हम लोग J बोलते हैं। बोले I/A को क्या बोलते हैं, J, यानी कि करंट पर यूनिट एरिया इज इक्वल टू करंट डेंसिटी। 1/ρ हो जाएगा, और पोटेंशियल बट्टे लेंथ
इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, मतलब V बाय एल इज इक्वल टू ई होता है। तो यहाँ से 1 बाय रो इज इक्वल टू सिग्मा, यहाँ से इस फॉर्मूला से सिग्मा क्या है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, तो J इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ई, चूँकि ये दोनों वेक्टर में है इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं ओम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म, याद रहेगा बारे। आगे कुछ उसके बाद एक और फॉर्मूला यहाँ पे हम लोग दिए हैं, आर टी इज इक्वल टू आर नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा इंटू टी। मतलब अगर किसी भी कंडक्टर का अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो टेम्परेचर बढ़ाने से रेसिस्टेंस पे क्या प्रभाव पड़ेगा, उसके लिए हम लोग इस फार्मूला का यूज़ करते हैं। ये वो रेसिस्टेंस है जब हमारा टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हुआ था, उस समय का टेम्परेचर आर नॉट है, और अगर टेम्परेचर को इंक्रीज किया जाए यानी कि आर टी तक अगर टेम्परेचर को टी डिग्री सेल्सियस अगर टेम्परेचर को इंक्रीज किया जाए तो आपका रेसिस्टेंस अगर आर टी होती है तो फॉर्मूला बनेगा आर टी इज इक्वल टू आर नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा इंटू टी। सही है। आगे यहाँ पे हम लोग पावर की बात करेंगे। पावर क्या होती है, पावर जनरली इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो भी कंज्यूम होती है किसी भी यूनिट टाइम में, उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ही हम लोग कहते हैं पावर, और पावर इज इक्वल टू होता है वर्क बाय टाइम। इसी फार्मूला को आप और भी विस्तार कर सकते हो, W इज इक्वल टू वी आई टी करोगे, आगे चल करके हम आपको पढ़ाएंगे। W इज इक्वल टू वी आई टी, टी टी कट जाएगा तो P इज इक्वल टू वी आई होती है, और P इज इक्वल टू यहाँ से I का वैल्यू अगर V बाय आर करोगे तो ये वी स्क्वायर बट्टे आर हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के ये पावर के 3 फॉर्म, हालांकि और भी 1-2 फॉर्म बन सकते हैं, लेकिन आप ये 3 याद रखो तो बाकी सारे के सारे चीज़ हो जाएंगे। ये हमारा कुछ बेसिक फार्मूलाज था जिसको आपको याद रखना है। उसके बाद आगे हम चलते हैं, कुछ ऐसे फैक्ट हैं जो कि न्यूमेरिकल बनाते वक्त आपको काफ़ी हेल्प करेगा, और उस फैक्ट को अगर आप जान लेते हो तो न्यूमेरिकल आप खुद से बना लोगे, सारी की सारी वीडियो देखने की आपको ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। फिलहाल हम आपको वो फैक्ट जो हम बताने जा रहे हैं उसको ज़रा गौर से समझिए। हम एक पहला फैक्ट जो यहाँ से पकड़े हैं वो ये कि आपको पता है कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन हमारा मूव करता है, और कोई भी चीज़ मूव करे तो उसके पास एनर्जी आती है, और मूव करते हुए किसी भी पार्टिकल के पास एक एनर्जी होती है जिसको कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। अब मूव करके करेगा क्या, तो मूव करते हुए वो एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे जाएगा। तो जब कोई भी चीज़ एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे जाता है तो हम कहते हैं कि वो वर्क डन कर रही है। तो ये वर्क डन जो होती है वही हमारी एनर्जी में कन्वर्ट होती है, चूँकि वो चल के गया तो काइनेटिक एनर्जी, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन जो भी यहाँ से यहाँ तक जा रहा है तो इनके पास जो भी काइनेटिक एनर्जी होगी वो वर्क डन के बराबर होगी। मतलब काइनेटिक एनर्जी का मतलब वर्क डन बाय इलेक्ट्रॉन, ठीक ना। अब ये काइनेटिक एनर्जी कितना होती है, तो हाफ mv²। इलेक्ट्रॉन के पास अपना मास होता है, कोई ना कोई वेलोसिटी मिली जिसकी वजह से वो पोजीशन चेंज किया, तो हाफ mv² इसका काइनेटिक एनर्जी, और वर्क डन इज इक्वल टू होता है पोटेंशियल इंटू क्यू, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस इंटू क्यू इज इक्वल टू होता है W इज इक्वल टू वी इंटू क्यू। आगे चल करके पढ़िएगा। फिर देखिए ये आपका 1/2 m इंटू वी स्क्वायर, यहाँ से भी हमारा ये भी हमारा वेलोसिटी और ये भी हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है। ऐसे में अगर हम आपसे बोले कि बताओ इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक किस स्पीड से गया, कौन सी वेलोसिटी से गया, उस वेलोसिटी को फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, इन सबको उधर लेके जाएंगे तो वेलोसिटी हमें मिलेगा √2v/m। ये भी हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो ये हमारा इंपॉर्टेंट फैक्ट नंबर पहला था। इंपॉर्टेंट फैक्ट नंबर दूसरा क्या है, ध्यान रखिएगा, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये दूसरा जो फैक्ट है वो दूसरा फैक्ट ये कहता है कि अगर आपके पास कोई कंडक्टर है, कोई एक कंडक्टर नहीं, आप 2 कंडक्टर सोचो। मान लो हम थोड़ा देर के लिए कहते हैं कि एक कॉपर का कंडक्टर है और एक Fe का कंडक्टर है। कुछ ऐसी चीज़ें जिसको हम अपने तरीके से कांस्टेंट रख सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें जो हमारे बस में नहीं होता, जैसे इसकी कंडक्टिविटी, कॉपर की कंडक्टिविटी, इसकी अपना एक नेचर होता है, अपनी एक प्रॉपर्टी होती है। लोहा की अपनी एक प्रॉपर्टीज होती है। तो जब कभी भी इसकी अपनी प्रॉपर्टी की बात करेंगे तो इसका मतलब किसी भी मटेरियल की जो प्रॉपर्टी होती है वो कौन बताता है, उसके स्पेसिफिक रेसिस्टेंस यानी कि रो बताता है। तो इसका मतलब इसका स्पेसिफिक रेसिस्टेंस कुछ और होगा और इसका स्पेसिफिक रेसिस्टेंस कुछ और होगा। तो फिर इस स्पेसिफिक रेसिस्टेंस के साथ क्या रिलेशन होती है उसी को दर्शाएंगे। देखिएगा कैसे। हमको किसी ने कहा कि हम 2 कंडक्टर हमारे पास है, दोनों का लेंथ L है। मान लो दोनों का लेंथ हमने L कर दिया और दोनों को सेम पोटेंशियल वाली बैटरी से जोड़ दिया। मतलब इसको जिस बैटरी से जोड़े हैं उसी बैटरी से हम इसको भी कनेक्ट करेंगे। उतना ही नहीं, जिस बैटरी से कनेक्ट किए हैं करंट भी सेम जाएगा इधर से, और इसमें भी करंट आपका सेम होगा। अब जरा गौर से देखिए कि लेंथ भी सेम हमने लिया, पोटेंशियल भी सेम हमने लिया, करंट भी सेम हमने लिया। अब हम आपसे अगर हम आपसे पूछें कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो
तो आप हमें बताओ कि इस वाले कंडक्टर और इस वाले कंडक्टर की जो ये रेडियस है, इस रेडियस का इसके रेसिस्टेंस, इसके कंडक्टेंस के कंडक्टिविटी इसके स्पेसिफिक रेसिस्टेंस के साथ क्या रिलेशन है, वो अगर हमसे पूछे तो हम कैसे निकालेंगे, उसके लिए हम देखते हैं। जरा गौर से देखिए, करंट यहाँ से I दिए तो I = V/R1 होगा, चूंकि इसका रेसिस्टेंस R1 मानते हैं। इसका रेसिस्टेंस अगर आप R2 मानते हो तो I = V/R2 होगा। ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन आपका सेकेंड है। अब फ्रॉम 1 and 2 अगर आप गौर से देखो, मतलब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को गौर से देखो तो दोनों करंट के बराबर ही है। तो दोनों अगर I है, इसका मतलब ये दोनों बराबर होगी। ऐसे में V/R1 = V/R2, V से V का सत्यानाश कर सकते हैं हम लोग। ऐसे में R1 और R2 अगर बराबर होता है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। मतलब ये कि अगर वोल्टेज सेम हो, करंट सेम हो, लेंथ सेम हो, ये तीन चीज़ सेम हो, तो चौथा चीज़ अपने आप सेम हो जाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, रेसिस्टेंस। ठीक है, ये चार चीज़ हमारा सेम हो गया। तीन चीज़ तो हमने इनको सेम किया था, चौथा चीज़ अपने आप सेम हो गया। अभी देखिए आगे क्या घटना घटेगी। आगे घटना ये घटेगी, अगर ऐसा कुछ होता है तो R1 = ρ1 × L/area1। अब इनका एरिया भी तो समान नहीं हो सकता, एरिया अलग अलग हो चुकी, सब कुछ समान है भैया, कुछ ना कुछ तो अंतर होगी। तो अंतर क्या होगी, इसके साइज का, इसका साइज का अंतर होगा, मतलब इसके एरिया में परिवर्तन होगी। कोई आपका मोटा होगा, कोई पतला होगा। तो मान लेते हैं इसका एरिया A1 और इसका एरिया आपका A2। ऐसे में ρ1 × L/A1, ρ2 = L/A2। लेंथ तो हमने पहले ही दोनों का सेम कर दिया था, तो LL आपका कट जाएगा। अगर आपका LL कट गया तो क्या बचा, ρ1/A1, ρ2/A2, ρ1/ρ। अब यहाँ से ρ1 है, इस ρ2 को बराबर के इधर अगर लाते हैं तो वो बट्टा में जाएगा, A1 कहाँ चला जाएगा, ऊपर। अब जरा गौर से देखिए, A1 = π/R1 का स्क्वायर और π/R2 का स्क्वायर। पाई मतलब ये क्या है, ये आपका एक सर्किल है। अगर हम कहते हैं कि ये एरिया है तो सर्किल का एरिया क्या होता है, πr²। तो πr1 का स्क्वायर और πr2 का स्क्वायर। यहाँ से आपको पता चल जाएगा, अगर स्क्वायर हटाएंगे तो रूट लग जाएगा। मतलब अगर कोई आदमी आपसे अगर पूछे कि भैया दो कंडक्टर, दोनों का लेंथ सेम, वोल्टेज सेम, करंट सेम, रेसिस्टेंस सेम, सब कुछ सेम, तो उनके रेडियस और रेसिस्टिविटी में क्या रिलेशन होती है, तो आपको हो गए रेडियस का जो रेशियो होता है वो उनके रेसिस्टिविटी के स्क्वायर रूट के रेशियो के बराबर होती है। ये हमारा इम्पोर्टेंट फैक्ट नंबर दूसरा था। अभी हम लोग इम्पोर्टेंट फैक्ट नंबर आगे का देखते हैं। आइए तीसरा देखते हैं। तीसरा है, अगर मान लीजिए आपको ऐसा कोई कंडीशन दे दे जिसमें आपको ये कहे कि कोई एक कंडक्टर आपके पास है, उस कंडक्टर को स्ट्रेच करो, खींच करके लंबा करो। भैया लंबा, जैसे ही लंबा करोगे तो वो क्या होगा कि पहले वाले की लंबाई की अपेक्षा पहले की लंबाई की अपेक्षा वो क्या होगा, या तो 2 गुना हो जाएगी, 1.5 गुना हो जाएगा, 3.5 गुना हो जाएगी, 5 गुना हो जाएगा, 2.5 गुना हो जाएगा। मतलब जब किसी को खींचेंगे तो खींचने के बाद क्या होगा कि पहले और दूसरे वाले के बीच में कोई ना कोई रिलेशन तो रहेगा। ऐसे में अगर ऐसा कोई ही क्वेश्चन आपके सामने आता है और ये कहता है कि मान लीजिए पहले वाला जो भी कंडक्टर था, उसी कंडक्टर को जब हमने स्ट्रेच किया तो 2 गुनी लंबाई का कंडक्टर बना। अब बताइए कि इस कंडक्टर का नया रेसिस्टेंस कितना होगा। अब इस तरह का जब कभी भी क्वेश्चन आए तो आपको सॉल्व करने के लिए ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। ये आपको एक मेथड हम बता देते हैं, उस मेथड को ध्यान में रखिए। और अगर ऑब्जेक्टिव अगर इस तरह का कुछ आए तो आप आसानी से क्या करें कि इस फार्मूला की मदद से हल करें। जैसे देखिए, ये आपके पास कंडक्टर है, इस कंडक्टर का लेंथ मान लीजिए L1 था जो L के बराबर है। इसी को स्ट्रेच करके, मतलब कॉपर का ही है, इनका L2 लेंथ यानी कि इस पहले वाले लेंथ का n गुना अगर मान लो n लेंथ हो गया, क्योंकि कंडक्टर बॉडी सेम है तो ऐसे में इसकी प्रॉपर्टी और इसकी प्रॉपर्टी दोनों की सेम होगी। इसका मतलब इसकी स्पेसिफिक रेसिस्टेंस और इसका स्पेसिफिक रेसिस्टेंस दोनों का सेम होगा। उसके बाद इनका रेसिस्टेंस R1 और इनका रेसिस्टेंस R2, दोनों का रेसिस्टेंस अगर R1 और R2 है, ऐसे में यहाँ पे देखिए R1/R2 = होगा ρ × L1/A1 डिवाइड बाय R2 का मतलब ρ × L2/A2। अच्छा, रो दोनों का सेम है इसीलिए रो कट गया आपका, क्या बचा L1/A1 डिवाइड बाय L2/A2। हम यहाँ पे इस तरह के क्वेश्चन को बनाने के लिए करेंगे क्या कि L1 से ऊपर नीचे डिवाइड कर देंगे, ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे भी मल्टीप्लाई कर देंगे, तो फर्क नहीं पड़ेगा। L1 × L1 ये आपका L1 का स्क्वायर हो गया,
L2 इंटू L2, तो ये आपका L2 का स्क्वायर हो गया। नीचे में क्या बचा, A1 L1। ध्यान दीजिएगा, एरिया इंटू लेंथ क्या होता, वॉल्यूम। एरिया इंटू लेंथ क्या होता, वॉल्यूम। तो आपने क्या किया कि ये पहले वाले का वॉल्यूम और ये नीचे में दूसरे वाले का वॉल्यूम। भैया हम एक उसी मटेरियल को हम खींच के लंबा कर रहे हैं, ना तो उसमें कुछ मिला रहे हैं ना कुछ निकाल रहे हैं। तो जब एक ही चीज़ को खींच के लंबा कर रहे हैं, इसका मतलब है कि सेम वही चीज़ है, और वही चीज़ है मतलब दोनों का वॉल्यूम क्या है, सेम है। अगर दोनों का वॉल्यूम सेम है तो ये भी वॉल्यूम और ये वॉल्यूम दोनों कट जाएगा, तो क्या बचेगा, L1 का स्क्वायर और नीचे L2 का स्क्वायर, L1 का स्क्वायर और L2 का स्क्वायर। अब जरा गौर से देखिए, L1 किसके बराबर, L के बराबर तो L का स्क्वायर, L2 किसके बराबर, NL के बराबर तो N स्क्वायर L स्क्वायर। L स्क्वायर से L स्क्वायर आपका कट गया, तो R1 बट्टे R2 इज इक्वल टू कितना, तो जरा देखिए 1 बट्टे N स्क्वायर के बराबर है। आप जैसे ही बाय क्रॉस करोगे तो आपको R2 इज इक्वल टू N2 इंटू R1 मिलेगा, यानी कि पहले जितना लंबा ये होगा ना उसका स्क्वायर के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होगा, पहले के मल्टीप्लिकेशन के बराबर। ये हमारा तीसरा फैक्ट था। चौथा फैक्ट देखते हैं कि अगर मान लो आपको ऐसा कोई कंडक्टर मिले जिसमें अगर आपसे ये कहता है कि इनका रेडियस, अब तक हम लेंथ की बात कर रहे थे, अब हम रेडियस की बात करेंगे, कि कभी कभी आप लोगों से बोलेगा कि भैया एक ऐसा कंडक्टर है हमारे पास, हमने क्या किया कि इस कंडक्टर को मान लो या तो घटाया या फिर लमराया। अगर उनको डिक्रीज करेंगे तो उनका क्या होगा, रेडियस बढ़ेगी, अगर खींचेंगे तो रेडियस घटेगी। हम थोड़ा सा खींचने की बात, अभी हम लोग रेडियस बढ़ने की बात अगर करें तो R1 अगर R हो और R2 अगर NR हो, मतलब N गुना के बराबर अगर हो जाए, ऐसे में क्या होगा तो R1 बट्टे R2 सेम फार्मूला लगाएंगे, लेकिन इसमें क्या करेंगे, इस वाले में हम L1 से गुना किए थे, इस वाले में हम A1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, A2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ऊपर होगा L1 A1 जिसको वॉल्यूम कहेंगे पहले वाले का, ये होगा L2 A2 इसको दूसरे वाले का वॉल्यूम कहेंगे। मटेरियल वही है, वॉल्यूम सेम होगा, तो वॉल्यूम से वॉल्यूम आपका कट जाएगा, यानी कि भी कट जाएगा। A1 का स्क्वायर यहाँ और A2 का स्क्वायर यहाँ, जब पलटी मारेंगे तो A2 हमारा ऊपर चला जाएगा और A1 नीचे, मतलब R1 बट्टे R2 इज इक्वल टू A2 का स्क्वायर बट्टे A1 का स्क्वायर। यहाँ से आप ये भी देखिएगा, एरिया इज इक्वल टू होता पाई R स्क्वायर। अब पाई R2 का स्क्वायर और पाई R1 का स्क्वायर, पाई दोनों का काट सकते हैं आप, स्क्वायर बाहर निकाल के भी काट सकते हैं डायरेक्ट, समझ जाइए कि दोनों के ऊपर स्क्वायर है तो कट जाएगा। अब ये R1 का स्क्वायर और नीचे कितना, R2 का स्क्वायर और R1 का स्क्वायर, यहाँ पे हमें ये बचा। अब जरा सोचिए कि R2 का मतलब NR हमने सोचा है, इनका स्क्वायर करेंगे तो N स्क्वायर R स्क्वायर होगा, और फिर उसका भी स्क्वायर करेंगे तो N का पावर 4 और R का पावर 4 होगा। ये नीचे R1 है तो R1 का मान R है तो R का पावर 4, इन दोनों से इन दोनों कट गया। अब देखिए R1 बट्टे R2 इज इक्वल टू N का पावर 4, यहाँ से क्रॉस करो तो R2 इज इक्वल टू कितना, R1 बट्टे N का पावर 4, ये हमारा R2 का मान हो गया। अब जरा सोचो, ये इसी में अगर कभी कभी क्वेश्चन क्या करेगा कि जैसे ये है, हमने इनको क्या किया और सिकुड़ा दिया तो रेडियस बढ़ गई, अगर इनको स्ट्रेच करे खींचिए तो रेडियस घटेगी। जब रेडियस घटेगी तो स्वाभाविक है रेडियस घटने के बाद आधा हो जाएगा, 3/4 हो जाएगी, कुछ भी हो जाएगी। ऐसे में मान लो कि दूसरा वाला रेडियस अगर R/N के बराबर हो तो क्या होगा, तो R2 हमारा N का पावर 4 इंटू R1, यानी कि ये भी पलट जाएगी और N के पावर 4 R1 के रूप में चलेगी। आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ये हमारा चौथा फैक्ट था। अब देखते हैं पांचवा फैक्ट क्या है। चलिए अब हम लोग इम्पोर्टेंट फैक्ट नंबर 5 देखते हैं। इम्पोर्टेंट फैक्ट नंबर 4 तो हम लोग बना लिए थे, इम्पोर्टेंट फैक्ट नंबर 5 क्या कहता है वो देखते हैं। देखिए फैक्ट 5 ये कहता है कि अगर मान लीजिए आपके पास कोई एक कंडक्टर है, अब उस कंडक्टर को मान लीजिए 5 मीटर लंबा है, हम कहते हैं कि उसको 5 बराबर टुकड़ों में काटो, तो 1-1 मीटर का 5 टुकड़ा होगा। ऐसे ही क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से बनाया जाता है कि किसी एक कंडक्टर को अगर n टुकड़ों में, n बराबर टुकड़ों में अगर बांटा जाए, तब हमें बताइए कि जो नया वाला कंडक्टर बनेगा उनका जो एक टुकड़ा होगा उनका रेसिस्टेंस कितना होगा, जबकि आपको पहले वाले का रेसिस्टेंस आपको पता रहेगा। तो टुकड़ा करने के बाद जो कंडक्टर आपको मिलेगा उस कंडक्टर का रेसिस्टेंस कितना होगा, ये अगर आपसे पूछे तो उसको सॉल्व करने का तरीका अपना ये है। और अगर आपको ऑब्जेक्टिव में पूछे तो डायरेक्ट इस फार्मूला का इस्तेमाल करके आप आंसर दे सकते हो। कैसे, तरीका क्या है, मान लीजिए आपके पास एक कंडक्टर है जिनकी रेसिस्टिविटी रो है, इनका एरिया मान लेते हैं LA है और इनका लेंथ मान लेते हैं L है। इनको हमने n पार्ट्स में बांट दिया, बराबर पार्ट्स में, ध्यान रखिएगा सबकी लंबाई समान है।
सबका एरिया समान है। अब जरा कुछ समझने का प्रयास कीजिएगा कि जब कभी भी हम n पार्ट में बांटेंगे तो किसी एक पार्ट का लंबाई कितना, जैसे हमने बोला कि 5 मीटर के टुकड़ों को 5 टुकड़ों में बांटो, 5 मीटर के किसी भी कंडक्टर को 5 टुकड़ों में बांटो, तो आपने क्या बोला, आपने बोला कि ये हमारा 5/5 यानी कि 1 मीटर होगा। ठीक उसी प्रकार से L लेंथ का था तो ये L/N लेंथ का हो जाएगा कोई एक कंडक्टर, और इनका जो एरिया है ना वो आपका n गुना हो जाएगी यानी कि NA के बराबर हो जाएगी। एरिया गुना और लेंथ आपका बट्टा में आएगा। अब पहले वाले का रेसिस्टेंस R1, दूसरे वाले का रेसिस्टेंस R2, ऐसे में R1 इजिकल टू रो इंटू L1/A1, R2 इजिकल टू रो इंटू L2/A2, R1/R2 इजिकल टू, अब देखिए आपके पास क्या बचा, रो और रो दोनों तो सेम कंडक्टर है तो रेसिस्टिविटी तो चेंज नहीं होगी। अब यहाँ पे L1 को हमने L माना तो L, A1 को हमने A माना तो A, L2 को हमने L/N कहा तो L/N, और फिर A2 को हमने N गुना किया यानी कि NA किया। जब इनको पलटेंगे तो L/A इधर, यहाँ से ये दोनों पलटी मारेगा तो N मिलके N² इंटू A, और L हमारा नीचे, L से L गया, A से A गया। तो आप बताइए R2 इजिकल टू कितना, R2 इजिकल टू कितना, तो ये हमारा N² है तो R2 इंटू N² बराबर R1, तो R2 बराबर R1/N², ये हमारा होता है। ध्यान रखिएगा कि जब कंडक्टर को पार्ट्स किया जाता है तो ऐसे बनाते हैं। जब हम लोग कंडक्टर को, कभी कभार ऐसा होता है कि परसेंटेज वाला क्वेश्चन हम लोगों से पूछ देता है कि बताइए एक कंडक्टर ऐसा है उसका अगर x% अगर बढ़ाया जाए, x% बढ़ाया जाए या फिर 10% बढ़ाया जाए, 25% इंक्रीज किया जाए, 50% इंक्रीज किया जाए, 2% इंक्रीज किया, ऐसा अगर कोई क्वेश्चन पूछता है आपसे, इंक्रीमेंट वाला क्वेश्चन अगर आपको आता है, तो उस तरह के क्वेश्चन को बनाने का टेक्निक क्या है, आप सबसे पहले R1/R2 इजिकल टू L1/L2 का होल स्क्वायर करोगे। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम तो दोनों का सेम होता है तो वॉल्यूम आपका कट जाएगा, तो लेंथ के साथ रिलेशन ये बनेगी। अब इनका लेंथ L मान लो और इनमें हम थोड़ा देर के लिए मान लिए x% का इंक्रीज किए। अगर x% का इंक्रीज करेंगे तो इनका लेंथ कितना होगा, तो L तो ऑलरेडी पहले था, अब इसी L का x% इंक्रीज हुआ यानी कि L इंटू x/100। ठीक है, इनमें से अगर L कॉमन लेते हैं तो ये हमारा 1 + x/100, जानते हैं इसको हम लोग n मान लेंगे, यही हमारा n है। 1 + x/100 करने से जो मिलेगा आपको वही हमारा क्या है, n है। अगर वो हमारा n है तो ये हमारा L इंटू n हो गया। बनाने का तरीका क्या है, आपने सबसे पहले L1/L2 किया, L का मान हमने L बोला तो L का स्क्वायर, इसका मान L + L इंटू x/100 है तो L + L x/100 का होल स्क्वायर हो गया। गौर से देखिए इन दोनों में L कॉमन आएगा और ऊपर में स्क्वायर है तो L² बाहर हो जाएगी, L² से L² कट जाएगा। ये R2/R1 का मान है, R1/R2 का मान है। हम इनको पलटी करेंगे, चूँकि आगे हमको ज़रूरत पड़ेगी इसीलिए पलटी करेंगे, तो R2/R1 यहाँ पलटी तो इधर भी पलटी, तो ऊपर 1 + x/100 का होल स्क्वायर बच जाएगा, नीचे में 1 बचेगी। अब जरा गौर से देखिए, हमें परसेंटेज, किसी भी चीज़ का अगर आपको परसेंटेज निकालना हो ना बारे, किसी भी चीज़ का, हम ये नहीं कहते हैं कि सिर्फ रेसिस्टेंस का, किसी भी चीज़ का परसेंटेज निकालना हो तो परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला ही होता है परसेंटेज चेंज इजिकल टू ऊपर में डिफरेंस, नीचे में ओरिजिनल और मल्टीप्लाई बाय 100। ये हमारा किसी भी चेंजिंग का जो परसेंटेज है वो निकाल के देता है। अब यहाँ पे डिफरेंस किसका, तो इससे ये बना तो रेसिस्टेंस में डिफरेंस हुआ, तो रेसिस्टेंस R2 - R1 ये हमारा डिफरेंस हो गया। ओरिजिनल शुरुआत में रेसिस्टेंस कितना R1 था तो आपने R1 कर लिया, इंटू 100 तो इंटू 100 हो गया। अब देखिए इन दोनों को हम अलग अलग करेंगे, R2/R1 करेंगे और फिर R1/R1 करेंगे, तो R1 से R1 कट के 1 दे देगा हमको, और R2/R1 का मान हमको यहाँ पे मिल गया, हम यहाँ पे पुट कर देंगे। अब जरा गौर से देखिए 1 + x/100 को क्या माने थे बोले, n, तो इनके बदले में अगर n माने तो ये n² - 1 इंटू 100% करेंगे तो हमें परसेंटेज चेंज मिल जाएगा कि किसी भी कंडक्टर में कितना परसेंटेज चेंज हुआ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको बताएं। आप जानते हैं सिर्फ इतनी बातों को अगर आप ध्यान में रखेंगे तो 50 तक का क्वेश्चन यूं ही बन जाएगा। यही 4-5 फैक्ट ऐसे हैं जो दिक्कत होता है। हालांकि हम आपको एक ही क्वेश्चन को सॉल्व करके देंगे, लेकिन इनको आप देखिएगा ज़रूर। ठीक है, धन्यवाद।